हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 8 सुधा मूर्ति इसे पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सुधा मूर्ति जी, जिनके नाम से हम सब परिचित हैं, ये संकलित है। संकलित यानी जिसका संग्रह किया गया है या कहा जाए तो कंपाइल्ड। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सुधा मूर्ति जी महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक हैं, जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि स्त्रियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो कोई भी काम कर सकती हैं। कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। इन्होंने इंजीनियरिंग के रूप में पद पे काम किया। इंजीनियरिंग थे ये, और इंजीनियर के रूप में कार्य करने के बाद इन्होंने तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में और लेखन क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। और ये महिलाएं होती हैं, वो उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया इन्होंने। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्त्रियों के लिए कोई भी कार्य क्षेत्र हो, वो हर काम को कर सकती हैं अपने कुशलता से, अपने नॉलेज से। और इसी बात में इस चैप्टर में जोर भी दिया है। और ये भी कहा गया है कि जाति के हिसाब से, लिंग के हिसाब से हमें उनके बीच में भेदभाव नहीं रखना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। तो जब ये अपनी क्लास से निकल रही थी, ये 1974 की बात है, अप्रैल की, बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के जो बड़े बड़े वृक्ष है, उसमें लाल लाल रंग के फूल लदे हुए थे जो झूम रहे थे हवा से। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर ये जब निकली वहाँ से, तो उनकी नज़र एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी जिस पे एक विज्ञापन लिखा था। और यह विज्ञापन था टेल्को कंपनी का, जिसमें भी जो भी इच्छुक है नौकरी के लिए, जो भी योग्य है, परिश्रमी इंजीनियर है, उनकी ज़रूरत थी। लेकिन एक चौंकाने वाली बात इसमें लिखी थी कि यहाँ महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। अब कहा गया है उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं।
अब उन्होंने इस लाइन को 2 बार पढ़ा कि वाकई ऐसा ही लिखा है या नहीं, और उन्हें इस नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो विदेश में जाकर छात्रवृत्ति उन्होंने अप्लाई की थी और उन्हें मिल भी चुकी थी। तो उन्हें इस नौकरी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब ये भेदभाव को उन्होंने देखा तो विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के भाव को उन्होंने यहाँ प्रकट किया। और यहाँ जो असमानताएं, अभेदभाव, यहाँ जो भेदभाव हो रहा था, ये सारी चीज़ें उनको पची नहीं कि स्त्री और पुरुष में इतने भेदभाव कैसे। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। अब उनके मन में ये प्रश्न उठा कि आखिर स्त्री और पुरुष में इतना भेदभाव क्यों। वो स्त्री होकर अपने कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में सारे उनके जितने भी सहपाठी थे वो पुरुष थे, उसमें ये अकेली ही लड़की थी जो कि बहुत ही योग्य थी, परिश्रमी थी। तो उनको ऐसा लगा कि कुछ तो करना होगा इस भेदभाव को मिटाने के लिए। ये सहना उनकी बस की बात नहीं है, इसका वो डटकर विरोध करेंगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेज़ी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं। अब इसके विरोध में वो आवश्यक सूचनाएं लिखी और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को ये सूचना सूचित करेंगे, उनको बताएंगे, लेकिन ये जो उनके कंपनी में अन्याय हो रहा है। लेकिन सुधा मूर्ति जी को ये नहीं पता था कि उनका सर्वोच्च अधिकारी का क्या नाम है, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि टाटा समूह के जो प्रमुख है वो JRD टाटा है। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को कंपनी जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। ये सारी बातें उन्होंने अपने आवेदन में लिखा। किसको? JRD टाटा जी को। उन्होंने बताया कि मैं आपके ही कंपनी में यहाँ पढ़ रही हूँ, आपके ही इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ और आपके ही इंस्टीट्यूट में जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है भारत के विकास में भी इस तरीके का भेदभाव कैसे हो रहा है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो। अब सुधा मूर्ति जी को 10 दिन में ही रिप्लाई आ गया कि आप पुणे शहर में इंटरव्यू के लिए आइए, कंपनी के खर्च पर। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ, इंटरव्यू आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहीमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। जब देखा गया कि ये इतने टैलेंटेड है, हर सवाल का जवाब किस तरीके से दे रही हैं वो, तो वहाँ के बुजुर्ग ने कहा, बहुत ही स्नेहमयी वाणी में बहुत ही प्यार से कहा कि यहाँ हमने ऐसा इसीलिए लिखा था क्योंकि फैक्ट्री में यहाँ महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती है। फैक्ट्री में आप जैसे मेधावी लड़कियाँ तो अनुसंधान में शालाओं में कार्य करने के लिए होती हैं, तो किसी भी महिला को फैक्ट्री में हम कार्य नहीं देते हैं या कार्यस्थल पर उनकी नियुक्ति नहीं होती है।
लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी कोई महिला अपनी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। अब रिप्लाई में सुधा मूर्ति जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कोई भी महिला कभी फैक्ट्री में कार्य कर ही नहीं पाएगी। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। अब उनको ही नौकरी दिया गया। टेल्को यानी टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही एक कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। तो इन्होंने सुधा कुलकर्णी जी ने यहाँ कार्य किया। ये पहली महिला इंजीनियर थी यहाँ टेल्को कंपनी में और 8 साल तक इन्होंने अपनी सेवा दी। उसके बाद त्यागपत्र दे दिया 1982 ईस्वी में और बेंगलुरु में अपने पत्नी सुधा कुलकर्णी और पति श्री नारायण मूर्ति दोनों ने इन्फोसिस कंपनी खोली। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। इस तरीके से इन्होंने अपना योगदान दिया। इनकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगी। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमड्डाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में भी राहत कार्य करवाए। तो इन्होंने सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर लाइब्रेरी की योजना बनवाई। इसके अलावा कांची में कैंसर अस्पताल बनवाए। औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग इत्यादि जगहों में इन्होंने अलग अलग तरीके से सेवाएं प्रदान की। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गाँवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय भी खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए बांटे। तो इस तरीके से शिक्षा क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया अपना। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि इनको दिए गए। सुधा मूर्ति जी ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। तो उन्होंने जब अपना योगदान दिया इस तरीके से, और आज जब वो लड़कियों को देखती हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग करते हुए और अपने मार्ग में सफल होते हुए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। जिस मार्ग पर चलकर उन्होंने अपनी प्रतिभा से, लगन से, परिश्रम से सफलता पाई, उसी चीज़ को देखकर नई पीढ़ी में वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना ज़रूरी है। तो आज के ज़माने में महिलाओं के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रह गया है।
स्त्रियों को, महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही शिक्षा और विकास के अवसर दिए जाते हैं। तो आज वे प्रत्येक क्षेत्र में हम देखते हैं कि किस तरीके से कुशलता से काम कर रही हैं, और इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी लिंग और जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।